हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एंड आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेसिंग ऑफ आरआरएनए। तो प्रोसेसिंग ऑफ आरआरएनए हम आज पढ़ने वाले हैं। बट गाइज, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रकार से आरआरएनए की सिंथेसिस करते हो, क्योंकि सबसे पहले हम बनाएंगे आरआरएनए, तभी तो हम उसमें मॉडिफिकेशन कर पाएंगे ना, तभी तो हम बता पाएंगे कि हमको किस प्रकार से यहाँ पर आरआरएनए में प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग को हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, जिसको मैं आपको ऑलमोस्ट पिछले 10 लेक्चर हमारे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के ऊपर ही गए हैं। तो आज के जो ये 2 टॉपिक है, ये बड़े ही सिंपल से टॉपिक हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेने वाले। इस एक लेक्चर में ही मैं इन दोनों को फिनिश कर दूंगा, ठीक है ना, दोनों को फिनिश कर दूंगा। बच्चे इसको छोड़ करके जाते हैं, बट आपको इसको छोड़ करके नहीं जाना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आरआरएनए का फॉर्मेशन कैसा होता है, यानी कि सिंथेसिस कैसा होती है, एंड देन इसमें प्रोसेसिंग किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं इसके प्रोसेसिंग में। तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। तो देखो, अब हम चलते हैं पहले अपना जो हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। तो सबसे पहली बात, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि आरआरएनए की फॉर्मेशन हमारी कहाँ पर होती है। तो आरआरएनए की जो सिंथेसिस होती है या फॉर्मेशन होती है वो होती है हमारी न्यूक्लियोलस में, ठीक है ना, न्यूक्लियोलस में। एंड ये न्यूक्लियोलस आपको भी पता होगा गाइज, ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये तो था आपका यूकैरियोटिक्स में, यानी कि यूकैरियोटिक्स में जो आपका आरआरएनए बनना था वो कहाँ पर बनना था, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोटिक्स में, तो आपको भी पता है गाइज, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही आरआरएनए की फॉर्मेशन होती है। ऐसा क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ही यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि भाई साहब जो प्रोकैरियोटिक्स यानी कि बैक्टीरिया होते हैं उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना। तो जब न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है तो कहाँ पर वे न्यूक्लियस में कर सकते हैं, फिर तो साइटोप्लाज्म में ही करना पड़ेगा ना उनको भी अपनी सिंथेसिस आरआरएनए की, ठीक है। तो इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात थी। तो ये तो थी भाई साहब लोकेशन। अब देखो, मैंने आपको एक इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा रखा है जिसको हमने बोला था ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आई होप आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं। अगर नहीं पता तो ध्यान से सुनो भाई साहब, डीएनए से, याद रखो, डीएनए से किसी भी प्रकार का आरएनए बनाने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यानी कि आपका एनी टाइप आरएनए यहाँ पर फॉर्म होता है बाय द एक जो फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसके थ्रू, वो भी डीएनए से, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरआरएनए बनाना हमें। तो अब आपको पता चल गया है, यानी कि हमको ट्रांसक्रिप्शन दोबारा से देखना पड़ेगा आरआरएनए के लिए, ठीक है ना, कि आरआरएनए के लिए क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ज़्यादा वरी करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन को आपने पहले ही बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रखा है, यहाँ पर हम इतना नहीं चलेंगे। तो अब ट्रांसक्रिप्शन है, इसका मतलब समझ गए होंगे आप कि आपको एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है ना। एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर पड़ने वाली है। एक आपको प्रोमोटर की ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो यहाँ पर आपको प्रमोटर की ज़रूरत भी आपको पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो जब आपको प्रमोटर की ज़रूरत पड़ेगी तो भाई साहब तभी ना जा कर के आपका आरआरएनए का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही आपका ये आरआरएनए का फॉर्मेशन रहेगा, तो चाहे आपका प्रोकैरियोटिक्स हो चाहे आपका यूकैरियोटिक्स हो, याद रख लेना, चाहे आपका प्रोकैरियोटिक्स हो चाहे आपका यूकैरियोटिक्स हो, दोनों के अंदर आपको प्रोसेसिंग करवानी पड़ेगी। एंड दोनों के अंदर कौन कौन सी प्रोसेसिंग होती है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इतनी बात पता चली। अगर अभी तक इतनी बात भाई साहब किसी को पता नहीं चली तो बता देना मेरे से, मैं दोबारा बता दूँगा, ठीक है ना। कोई अगर आपका सुझाव हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अच्छा बुरा जो भी मुझे करना है, ठीक है ना। अगर मेरी टीचिंग स्किल के बारे में हो तो वो भी बता सकते हो, एंड जो भी हो आप बता सकते हो। तो यहाँ पर आरआरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोसोमल आरआरएनए, ठीक है ना, राइबोसोमल आरआरएनए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक बात और समझो।
अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक्स के अंदर, तो भाई साहब आपको भी पता है कि साइटोप्लाज्म में आरआरएनए का फॉर्मेशन होना है एंड तीनों प्रकार के जो आपके आरआरएनए होते हैं ये केवल और केवल एक ही एंजाइम से आपके सिंथेसिस हो जाते हैं, जिसको हम आरएनए पोल यानी कि आरएनए पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। बट न्यूक्लियस में गाइज ऐसा नहीं होता, सॉरी, आपका जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक्स में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यूकैरियोटिक्स में क्या होता है कि यूकैरियोटिक्स में इन आरआरएनए बनाने के लिए, चाहे आपका आर हो, चाहे आपका एम हो, चाहे आपका टी हो, आपको डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत पड़ेगी। आरआरएनए बनाने के लिए आपको आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड mRNA बनाने के लिए आपको आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड tRNA बनाने के लिए आपको आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अब हमको आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा इसमें कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या होता है एंड आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के लिए कौन सा प्रमोटर का यूज हम करते हैं। तो अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज, फिर आरएनए प्रमोटर, फिर हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि डायरेक्ट सिंथेसिस करवाएंगे एंड देन उसके बाद हमारा आरएनए बनकर तैयार। फिर मैं आपको उसके टाइप्स बताने वाला हूँ, देन यहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए चलेगी, ठीक है ना। तो लेक्चर खैर इंटरेस्टिंग रहेगा आपको जो है, बट यहाँ पर अपना जो है मन बना करके इस लेक्चर को देखना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना यूकैरियोटिक्स से, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स में आपका बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, प्रोकैरियोटिक्स में आपसे कुछ पूछता भी नहीं है इतना, सीधा डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में आपका प्रोडक्शन यहाँ पर आरआरएनए की सिंथेसिस हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको आरएनए फॉर्मेशन करने के लिए यानी कि राइबोसोमल का फॉर्मेशन करने के लिए आपको एक जीन की आवश्यकता होती है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस के अंदर, जो कि प्रेजेंट का इस जीन की लोकेशन याद रख लेना, इस जीन की लोकेशन होती है न्यूक्लियोलस के अंदर इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक्स एंड इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक्स इट विल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आपका क्या है कि जो आरएनए जीन होता है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए जीन आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। चूँकि आरआरएनए जीन है तो आपका दोनों में पाया जाएगा, क्योंकि आपका जो आरआरएनए का फॉर्मेशन है वो आपका प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स में दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो कि दे हैव मल्टीपल कॉपीज ऑफ आरआरएनए जीन। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कॉपीज मिलेगी जीन की, ऐसा नहीं कि एक ही जीन है उसी से सारा आपका आरआरएनए बनना है। चूँकि आरआरएनए की ज़रूरत आपको 2-3 जगह पड़ती है। एक तो इस आरआरएनए जीन से जब आपका आरआरएनए बनता है तो यहाँ से हम इसके थ्रू आपका क्या बनाएंगे, राइबोसोम्स भी बनाएंगे, जिसको हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है ना। एंड ये राइबोसोम्स जो हमने बनाया है, याद रख लेना, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो इसका फॉर्मेशन भी आपका न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। तो ये बात आपको नहीं भूलनी, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है राइबोसोम्स का भी फॉर्मेशन। एंड ये जो राइबोसोम्स होता है इसको मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है एंड कितनी मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलो कि ऑल कॉपीज ऑफ आरआरएनए जीन इन स्पीशीज आर आइडेंटिकल और नियरली आइडेंटिकल। यानी कि अगर कोई एक स्पीशीज होगी तो उसके अंदर आरआरएनए जीन जो होगा, याद रखो आरआरएनए जीन जो होगा एक स्पीशीज, जैसे कि पूरी ह्यूमन की रेस है, ठीक है ना, यानी कि पूरी एक इंसानों की जाति है जिसमें हम आते हैं मानव, ठीक है ना। तो हमारा जो आरआरएनए है वो नियरली सेम है सभी का, याद रखो सभी का जो आरआरएनए जीन है वो सेम है हमारा, ठीक है ना। एंड नियरली आइडेंटिकल है, इसमें बहुत कमी से चेंज आता है,
ठीक है ना। जब भी आप देखते होंगे कि आप अगर इवोल्यूशनरी स्टडी करते हो तो अगर प्रोकैरियोटिक्स है उसमें आप सिस्टीन एस को लेकर के स्टडी करते हो, सिस्टीन एस राइबोसोम्स को लेकर के, याद रख लेना, सिस्टीन एस राइबोसोम्स को लेकर के। एंड अगर आप यूकैरियोटिक की स्टडी करते हो तो आप करते हो 18 एस राइबोसोम्स को लेकर के। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि गाइस जो राइबोसोम्स में आरएनए पाया जा रहा है ये विद इन स्पीसीज एंड आपकी किसी एक स्पीसीज में ये आइडेंटिकल और नियरली आइडेंटिकल होता है, ठीक है ना। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट फैक्ट देखो कि इन बैक्टीरिया आरएनए जीन आर डिस्पर्स। इस फैक्ट का क्या मतलब है वो देखने की कोशिश करो। तो भाई साहब मान लो ये कोई आपका सुनहरा सा एक बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया है, इसके अंदर न्यूक्लियस तो होने से रहा, तो न्यूक्लियस नहीं है, तो भाई साहब जो आपके आरएनए जीन है वे आपके इस प्रकार से कहीं पर भी बिखरे हुए होंगे, ठीक है ना, यानी कि डिस्पर्स होंगे। नेक्स्ट फैक्ट देखो कि बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स में क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल दे आर क्लस्टर विद द जीन एरे इन द टेंडम वन आफ्टर वन। तो इस लाइन का क्या मतलब है? तो मान लो भाई साहब ये आपकी एक सेल है, किसकी? यूकैरियोटिक्स की। यहाँ पर आपको एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा एंड इस न्यूक्लियस के अंदर आपको एक न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस न्यूक्लियोलस में क्या होता है कि इसकी एक लोकेशन होती है, एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है जहाँ पर जो जीन होते हैं, जीन जो है आपस में अरेंज होते हैं एंड एक के बाद एक टैंडम रिपीट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमें पता चल गया कि भाई साहब आरएनए जीन है, जब ये ऑन होगा तभी जा कर के हमारा जो है आरएनए का प्रोडक्शन होगा। अब आरएनए प्रोडक्शन के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमें एंजाइम्स की ज़रूरत है जिसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जिसको क्या बोलेंगे? आरएनए पॉल फर्स्ट के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरएनए पॉल फर्स्ट के बारे में, देन उसके बाद हम देखेंगे प्रमोटर, एंड फिर डायरेक्ट जा कर के हम सिंथेसिस करवाते हैं। तो आइए चलिए हम देख लेते हैं डायरेक्ट आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, तो यहाँ पर देखो कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है आपका इज ए लार्ज कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन सब यूनिट। यानी कि जैसे कि आपने एमआरएनए को देखा था कि वो आपकी 5 सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ था, इसी प्रकार से जो आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है ये भी आपकी काफ़ी सारी सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। एंड मैं आपको याद रख लेना कि आपके जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ये नियरली सेम होते हैं, ठीक है ना, ये नियरली सेम होते हैं। बट इनके अंदर डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है? जब इनके अंदर मॉडिफिकेशन होता है तो उस मॉडिफिकेशन के अंदर इनके अंदर जो है डिफरेंस आ जाता है, जिससे क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टी चेंज, मतलब जो इनके आरएनए बनाने की क्षमता है वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में फैक्ट जान लो जो कि आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। यानी कि पहला फैक्ट है कि ट्रांसक्राइब आरएनए जीन, यानी कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है ये कहाँ से ट्रांसक्राइब होता है? ये आरएनए जीन से ट्रांसक्राइब होता है। सेकंड के इनसेंसिटिव टू अल्फा एमिनिटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अल्फा एमिनिटीन से जो कि एक फंगल आपका जो है टॉक्सिक होता है, टॉक्सिन भी बोल सकते हो आप इसको, उसके इनसेंसिटिव होता है, ठीक है ना। इसके बाद रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोर प्रमोटर, एंड ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है ये रिकॉग्नाइज करता है कोर प्रमोटर, यानी कि प्रमोटर में काफ़ी सारे भाग होते हैं। मान लो ये प्रमोटर है तो इस लोकेशन पे आपका एक कोर प्रमोटर होता है, यहाँ पर ये अपस्ट्रीम प्रमोटर होता है, ठीक है ना, ये लोकेशन होती है। तो ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या काम करेगा? ये कोर प्रमोटर के साथ जाकर के बाइंड होगा, ठीक है ना, कोर प्रमोटर के साथ जाकर के बाइंड होगा। यानी कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोर प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन रिक्वायर्ड टाटा बाइंडिंग प्रोटीन SL1 UBF, यानी कि अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर, ठीक है ना।
तो हम इनको अब आगे देखेंगे, ठीक है ना, इनको हम आगे देखेंगे जब हम अभी प्रमोटर देखेंगे। तो आई होप आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में आपको पता होगा। इससे ज़्यादा जानने की कोशिश भी मत करना क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है इस आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम प्रमोटर की तरफ कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के लिए प्रमोटर होता है वो किस प्रकार से आपका उसकी अरेंजमेंट होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक प्रमोटर बना रहा हूँ, ये आपका प्रमोटर है, ठीक है ना, प्रमोटर रीजन है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्रमोटर कंसिस्ट ऑफ कोर प्रमोटर एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कोर प्रमोटर एलिमेंट पाया जाएगा एंड अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट, एक आपकी अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट यहाँ पर यूसीई पाई जाएगी, ठीक है ना। द कोर प्रमोटर एलिमेंट स्पेन द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, मान लो ये इसकी स्टार्ट साइट है, आपको पता है स्टार्ट साइट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव 1 होती है, ठीक है ना, पॉजिटिव 1 आपकी हमेशा स्टार्ट साइट होती है। स्टार्ट साइट एग्जिस्ट -45 टू +20, यानी कि अब यहाँ पर देखो -45 टू 20, -45 टू 20 तक इसकी जो है लोकेशन होती है जो कोर प्रमोटर होता है, ठीक है ना। द कोर प्रमोटर एलिमेंट स्पैन द ट्रांसक्रिप्शन साइट्स एग्जिस्ट -45 टू +20 एंड यूसी इज अबाउट अराउंड और वी कैन से 100 बेस पेयर अपस्ट्रीम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट्स, यानी कि ये जो आपके स्टार्ट साइट्स है इससे ऑलमोस्ट 100 बेस पेयर अपस्ट्रीम पाया जाता है। ये आपका जो आपका अपस्ट्रीम जो आपका जो है वो अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट्स है, ठीक है ना, यानी कि ये भी एक प्रकार का इस पे रीजन होता है। तो अब यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज होगा, आरएनए पॉलीमरेज आकर के कहाँ पर बाइंड होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज आकर के अब आपका इस जगह पर वो बाइंड होने वाला है, ठीक है ना, यहाँ पर आकर के बाइंड होगा। बट क्या आरएनए पॉलीमरेज इस पर डायरेक्ट बाइंड हो जाता है, तो ऐसा नहीं। इस आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड होने के लिए कुछ अलग से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कुछ अलग से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर SL1 आकर के अटैच होगा जिसमें टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होगी आपकी, ठीक है ना। क्या क्या होगा यहाँ पर, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होगी, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होगी। अब ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्या करवाएगी, जैसे ही टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आकर के अटैच हो जाएगी तब आपका दूसरे नंबर पे यहाँ पर एंजाइम्स आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे आपका आरएनए पॉलीमरेज आएगा जो कि डायरेक्ट आकर के इस कोर प्रमोटर से लग जाएगा, यानी कि आरएनए पोल फर्स्ट आने वाला है, आरएनए पोल फर्स्ट आने वाला है। और जैसे ही आपका आरएनए पोल फर्स्ट आएगा यहाँ पर आरएनए की जो आरएनए है उसकी सिंथेसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही सिंथेसिस होने स्टार्ट हो जाएगी तो देखो अब थोड़ा सा और देख लो आगे कि किस प्रकार से सिंथेसिस यहाँ पर होती है एंड किस प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर के अटैच होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा फैक्टर वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है कि UBF, ठीक है ना, UBF क्या होता है कि अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर। बाइंड टू UCE, बाइंड टू UCE यानी कि अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट से ये आकर के बाइंड होता है, ठीक है ना, ये आकर के बाइंड होता है। इसको हम फर्स्ट आपका जो है स्टेप बोल सकते हैं। एंड देन SL1 कंटेनिंग TBP, जो आपका SL1 होता है जिसके पास TBP होता है यानी कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आपका RMT तीनों में पाया जाएगा, तो इस बात को याद रख लेना। कंटेनिंग TBP एंड 3 स्पेसिफिक फॉर पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन बाइंड टू DNA, यानी कि जो SL1 है, SL1 टाटा बाइंडिंग प्रोटीन भी उसी में पाया जा रहा है, तो ये जा कर के आपका जो DNA है उससे अटैच हो जाएगा, जो ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग साइट है वहाँ पर जा कर के। एंड जैसे ही ये आपका अटैच होता है
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो इस टाटा बाइंडिंग प्रोटीन को पहचानता है। पहचानने के बाद जो आपका डीएनए साइट्स है उस पर आकर के अटैच होता है, वो भी कोर प्रमोटर रीजन पे। दिस कॉम्प्लेक्स रिक्रूट पॉलीमरेज फर्स्ट एंड स्टिमुलेट्स ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम कोर प्रमोटर। एंड जैसे ही आपका आरएनए पॉलीमरेज आएगा, अब मान लो आपका ये आरएनए पॉलीमरेज आ गया है, तो जो इसका +1 साइट होगी वहाँ से अब ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आपका जैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा तो अब आपको भी पता है कि आपका बनने वाला क्या है, एक आरएनए इस प्रकार से बन करके फॉर्म हो जाएगा। एंड इसमें आपकी वही 3 स्टेप रहेंगे। किस प्रकार से? सबसे पहले इनिशिएशन हमने देख लिया जो कि इम्पोर्टेंट था, फिर इलोंगेशन होना है, फिर इसके बाद टर्मिनेशन होना है, ठीक है ना। इलोंगेशन होना है, फिर देन टर्मिनेशन होना है। तो ये आपसे पूछे भी नहीं जाते, स्किप कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। एंड आपसे नहीं पूछे जाते। अगर आप भरोसा रखते हो तो आपके लिए बस यही लाइन मेरे लिए मतलब मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर अब आपका जो है आरएनए बन करके तैयार हो गया। एंड गाइज ये जो आपका आरएनए बना है, ये जो आपका आरएनए बना हुआ है, ये जो आपका आरएनए बना है, अब ये हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास प्री आरएनए के रूप में है। ये हमारे पास प्री आरएनए के रूप में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। एंड प्रोसेसिंग करने के कैसे करते हैं हम कि हमें जो है इंट्रॉन पार्ट को बाहर निकालना पड़ेगा। इंट्रॉन पार्ट को बाहर निकालना पड़ेगा जो कि इसके अंदर प्रेजेंट थे अलग अलग लोकेशन पर, ठीक है ना। अब जैसे ही हमने इंट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास एक मैच्योर आरएनए हमें देखने को मिलेगा। एंड फिर इस मैच्योर आरएनए, ये जो हमें मैच्योर आरएनए मिला है, इस मैच्योर आरएनए को हम दोबारा से प्रोटीन के साथ जोड़ते हैं। एंड प्रोटीन के साथ जोड़ने के बाद गाइज फिर हमारा बनता है आपके लिए राइबोसोम्स, फिर बनेगा हमारा राइबोसोम्स। तो अब मैं जो हूँ ये वाला जो आपका ये वाला स्टेप है, इतना जो स्टेप है इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। अब सबसे पहले मैं आपको राइबोसोम्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना। राइबोसोम्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि सबसे पहले राइबोसोम्स के बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपका राइबोसोम्स क्या होता है एंड कितने प्रकार का ये होता है। तो देखो जो राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स कहाँ पर बनना है आपका, आपको भी पता है। जो आपका राइबोसोम्स बनना है ये बनना है आपका न्यूक्लियोलस में। राइबोसोम्स ये कहाँ पर बनना है, न्यूक्लियोलस में बनना है। एंड ये किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ होता है, तो याद रख लेना आपका आरएनए से मिलकर के बना हुआ होता है। एंड ये आपका प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है, प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। आपकी डिफरेंट प्रोटीन पाई जाती हैं, याद रख लेना, एक प्रोटीन नहीं होती आपकी, यहाँ पर डिफरेंट प्रोटीन पाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू कि आपका जो आपका आरएनए है ये आपका यानी कि ये आरएनए का आपका टाइप क्या है, यानी कि इस आरएनए का टाइप्स क्या है। एंड इस आरएनए टाइप के बेस पे ही हम राइबोसोम्स को फर्दर डिवाइड करते हैं, यानी कि इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लो मैं करूँगा इसको प्रोकैरियोटिक्स के अंदर, तो सबसे पहले मैं इसको प्रोकैरियोटिक्स के अंदर करता हूँ। तो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर गाइज अब इसको जो है 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होती है हमारी लार्ज सब यूनिट जिसमें आपका जो है 15S या S यहाँ पर स्वेड वर्ग है जो कि कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना, जो कि आपको सेंट्रीफ्यूगेशन से मिलता है। इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से हम इसको इस सेंट्रीफ्यूगेशन के स्वेड वर्ग यूनिट को निकालते हैं। इसका फॉर्मूला भी मैं गाइज आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो प्रोकैरियोटिक्स में ये जो आपका 15S होता है, 50S होता है, इसको फिर फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं चूँकि ये लार्ज यूनिट होती है, चूँकि ये लार्ज सब यूनिट होती है, इस बात को मत भूलना। इसको हम फर्दर फिर डिवाइड कर सकते हैं 23S
एंड 5s, 23s एंड 5s में। एस वेट वर्ग यूनिट है एंड यहाँ पर ये 23, 5 जो है ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन से मोलिकुलर वेट आया हुआ है। तो आप इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। मोलिकुलर वेट हम बोल सकते हैं, लेकिन ये एक प्रकार से कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए मतलब। फिर इसके बाद प्रोकैरियोटिक्स में ही एक स्मॉल सब यूनिट होती है जिसको हम 30s बोल देते हैं एंड फर्दर जब इसको और ज़्यादा प्रोसेसिंग कराई जाती है तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको 16s यानी कि 16s स्वेड वर्ग यूनिट देखने को मिलती है, ठीक है ना। ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 50, 30 ये सब क्या है, ये सब आपका rRNA है। इस बात को याद रख लेना भाई साहब, इस बात को याद रख लेना। एंड जब यहाँ पर था ये आपका प्रोकैरियोटिक्स के लिए, मगर मैं बात अगर करूँ यूकैरियोटिक्स के लिए तो इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका लार्ज वाली, एक होती है आपकी लार्ज वाली जिसको हम 60s के नाम से जानते हैं एंड दूसरी होती है आपकी स्मॉल वाली, स्मॉल वाली जिसको हम क्या बोलते हैं 40s rRNA, ठीक है ना, 40s rRNA। जब हम 60s rRNA की फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तब हमको क्या क्या मिलता है, तो इम्पोर्टेंट है याद रख लेना। हमको मिलेगा 28s 5.5s एंड 5s, ठीक है ना, 5s। एंड जब हम 40s को डिवाइड करते हैं फर्दर तो 40s में हमको मिलता है 80s, ठीक है ना, 80s। अब गाइज यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो यूकैरियोटिक्स होता है, यूकैरियोटिक्स में ये जो आपको 5s मिला है एक्चुअल में क्या होता है कि ये आपका बाहर से आता है, बाहर से मतलब कहाँ से, चूँकि इसको RNA पॉलीमरेज इसको कौन बनाता है, इसको RNA पोल थर्ड बनाता है, इस बात को मत भूलना। बाकी सब सारे के सारे rRNA जितने भी बने हैं इन सबको RNA पॉलीमरेज फर्स्ट बनाता है, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे कि आपका 5s आकर के कहाँ पर अटैच होता है, ठीक है ना। तो अब इनके अंदर क्या होता है कि आपकी ये तो आपके rRNA है, तो ये तो था पार्ट आपका rRNA का। अब इनमें डिफरेंट प्रोटीन भी पाई जाती है, ठीक है ना, डिफरेंट प्रोटीन भी पाई जाती है। तो आइए मैं आपको इसको डायग्रामेटिक्स से ही बताता हूँ कि आपकी कौन कौन सी इसमें प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक डायग्राम है जो कि आपको याद रखना है। अब ये 70s है यानी कि हम बात कर रहे हैं आपकी प्रोकैरियोटिक्स की, ठीक है ना। राइबोसोम्स में आपको पता है एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक आपकी स्मॉल सब यूनिट होती है। अगर मैं लार्ज सब यूनिट की बात करूं तो लार्ज सब यूनिट में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं 15s एंड 13s में, ठीक है ना, 30s में। जो 50s होता है 50s फर्दर डिवाइडेड करी जाती है आपकी 30s एंड 5s में फर्दर ये डिवाइड करी जाती है। एंड जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन ऑलमोस्ट टोटल 31 टाइप की, याद रख लेना 31 टाइप की आपकी टोटल प्रोटीन पाई जाती है 50s में, ठीक है ना, 50s में। जबकि अगर मैं बात करूँ 30s की तो 30s को अगर मैं फर्दर डिवाइड करूँ तो इसको मैं 60s में डिवाइड कर सकता हूँ एंड यहाँ पर आपकी जो टोटल प्रोटीन होगी भी होंगी 21, ठीक है ना, 21। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ यूकैरियोटिक्स में, तो गाइज यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर आपकी पाई जाती है 80s एंड इसको मैं फिर दोबारा से डिवाइड कर सकता हूँ, एक आपकी लार्ज सब यूनिट, एक आपकी स्मॉल सब यूनिट, ठीक है ना, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, कह सकता हूँ 60s, जबकि जो आपकी स्मॉल सब यूनिट होती है इसको मैं बोल सकता हूँ 40s, जब हम इस 60s को फर्दर डिवाइड करते हैं तब हम देखते हैं कि इसको 28s एंड आपका 5s में डिवाइड कर सकते हैं इस 20s को, ठीक है ना, इस 20s को। एंड जो आपका 40s होता है उसको डिवाइड करते हैं हम 80s में। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आप ये देखो कि यहाँ पर आपको 5.5 वाली नहीं मिल रही, ठीक है ना, यहाँ पर 5.5 वाली नहीं मिल रही, बट यहाँ पर आप जब ढूंढोगे तो आपको देखने को मिल जाएगी कि ये रही,
ठीक है ना, ये रही 5.58 वाली। एंड ये आपकी जो है ज्वाइनिंग है 40 जो आपका 28S है उससे, ठीक है ना, 20S8 जो है उससे आपकी ये ज्वाइन है, ठीक है ना। तो अब आपको जो है ये चीज़ें याद रखनी है गाइज, इन चीज़ों को मत भूलना। एंड अब मैं बात करता हूँ आपसे जहाँ पर हमने छोड़ा था कि किस प्रकार से आपका राइबोसोम्स यहाँ पर बन के तैयार हो गया। अब आपको पता है कि राइबोसोम्स में आपका आरआरएनए एंड प्रोटीन पाया जाता है, बट जो आपका यहाँ पर आरआरएनए जुड़ा हुआ होता है सबसे पहले हमें उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस आरआरएनए की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो आरआरएनए की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक्स की, तो प्रोकैरियोटिक्स में केवल और केवल आपकी कटिंग, ट्रिमिंग एंड केमिकल मॉडिफिकेशन ही आपको देखने को मिलेंगे। जबकि अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक्स की, तो ये चारों के चारों यानी कि कटिंग, ट्रिमिंग, केमिकल मॉडिफिकेशन एंड स्प्लाइसिंग ये आपको यूकैरियोटिक्स में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो मतलब समझो कि इनका मतलब क्या है कि कटिंग का मतलब क्या है, कटिंग का मतलब होता है काटना, ठीक है ना, कटिंग का मतलब होता है काटना। एंड ये जो कट होता है ये अंदर की साइड लगता है, ठीक है ना, ये अंदर की साइड लगता है, इसलिए यहाँ पर एंडोन्यूक्लिएज का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर किसका यूज करेंगे, एंडोन्यूक्लिएज का यूज करेंगे, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर हमारा ये एक आरएनए बनाता है, ये हमारा एक आरएनए बनाता है, इसको समझते हुए भी चलो, ठीक है ना। अब इस आरएनए को हमें अंदर से जो है कट करना पड़ेगा। कट क्यों कर रहे हैं तो आपकी समझ में अभी आ जाएगा। मान लो ये टोटल जो था आपका वो 10,000 आपके न्यूक्लियोटाइड का मिलकर के बना हुआ था। चूँकि इसको कट इसलिए कर रहे हैं, इसी में ही हमारा 30S भी इसी में, लार्ज सब यूनिट भी इसी में है, स्मॉल सब यूनिट भी इसी में ही है, इसलिए हमें इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। इसलिए हमें यहाँ पर कट की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे हम इसमें कट लगाएंगे, मानो एक कट हमने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक हमने यहाँ पर लगा दिया, तो एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में ये हो जाता है आपके साथ कि जो हमारी कटिंग लगती है, इसको डायग्रामेटिक इस प्रकार से समझो, ठीक है ना। इसको आप इस प्रकार से समझो कि स्टार्टिंग में हमारा ये एक प्री आरआरएनए ट्रांसक्रिप्ट होकर के आया, ठीक है ना। 30S की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि आपका एक प्री आरएनए बन करके आया, प्री आरआरएनए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है हमारा मॉडिफिकेशन का। मॉडिफिकेशन मतलब आपको हम यहाँ पर इस जो प्री आरएनए आया है यहाँ पर हम मिथाइलेशन करेंगे या फिर स्यूडो यूरेडिन करेंगे, ठीक है ना। स्यूडो यूरेडिन को हम डाईयूरेडिन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए अलग से आपकी रिएक्शन होती है, आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकी पोजीशन याद रख लेना कि आपका जो मिथाइलेशन होता है या फिर स्यूडोयूरेडिन, देखो जो मिथाइलेशन होता है वो होता है आपका सेकंड प्राइम OH पे आपका मिथाइलेशन होगा, यानी कि सेकंड प्राइम OH पे आपका CH4 ग्रुप को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। CH2 ग्रुप को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना, CH2 ग्रुप को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या होगा कि जो आपका स्यूडोयूरेडिन होगा, स्यूडोयूरेडिन को मिथाइलेशन स्यूडोयूरेडिन तो देखो इसको ना आप एक इधर ऐसा समझो, इस तो इसको देखो आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 30S के बारे में। अब ये 30S मतलब ये बात हो रही है प्रोकैरियोटिक्स के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक्स में क्या क्या होता है, मान लो ये आपका प्री आरआरएनए बना, ठीक है ना, प्री आरआरएनए बना। अब ये पूरा का पूरा आरआरएनए आपके पास ऐसा आ गया, ठीक है ना। अब इस आरआरएनए में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, 60S भी प्रेजेंट है, tRNA भी इसी में ही है, 23S भी इसी में ही है एंड 5S भी इसमें ही है,
ठीक है ना। हमारे पास यानी कि आपका सारा का सारा पोर्शन जो लार्ज सब यूनिट के लिए ज़रूरी था, जो स्मॉल सब यूनिट के लिए ज़रूरी था, वो सारा का सारा एक ही आपके आरएनए में ट्रांसक्रिप्ट होकर के आ गया। लेकिन अब हमें प्रोटीन बनानी है, तो अब हमें इसको जो है डिवाइड करना पड़ेगा, कट लगाना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो होता है कटिंग का। तो अब इसमें जो कटिंग लगती है, कटिंग चूँकि हमें अंदर की साइड लगानी है, इसलिए यहाँ पर पहला जो एंजाइम आएगा वो आएगा एंडोन्यूक्लिएज, यानी कि कौन सा, एंडोन्यूक्लिएज आएगा। यानी कि देखो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपकी जो है अब कटिंग लग चुकी है, ठीक है ना, कटिंग लग चुकी है। लेकिन अब ये कट लगाने के लिए क्या कट हमारी वैसे ही लग जाएगी, कहीं पर भी हमने कट मार दिया, तो ऐसा नहीं होता। कट लगाने के लिए स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जिसको हम मिथाइलेशन या फिर सिडोयूरेडिन या फिर डाईहाइड्रोयूरेडिन फॉर्मेशन बोल देते हैं। क्या होता है कि मिथाइलेशन, याद रख लेना, मिथाइलेशन में सेकंड प्राइम OH जो राइबोज शुगर है उसके सेकंड प्राइम OH पर हम मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप को हम ऐड कर देते हैं, इतनी बात याद रख लेना। एंड सिडोयूरेडिन या फिर डाईहाइड्रोयूरेडिन जो होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं कि राइबोज शुगर पे ही हम सिडोयूरेडिन या फिर डाईहाइड्रोयूरेडिन को ऐड कर देते हैं। एंड ऐड करने के बाद अब हमें जहाँ पर हमारा मिथाइलेशन हुआ है उसी लोकेशन पे हमें एक्चुअल में एंडोन्यूक्लिएज कट लगाना पड़ेगा। एंडोन्यूक्लिएज हमको जो है भाई साहब कट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब पहला स्टेप हो गया हमारा कटिंग का, दूसरा स्टेप जब हमने कट मार लिया तो यहाँ पर अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर देखो कि भाई साहब 16S में ये 16S कहाँ पर है, ग्रीन पोर्शन में आपको चमक रहा होगा। 23S कहाँ पर है, ग्रीन पोर्शन में चमक रहा होगा। 5S भी आपको ग्रीन पोर्शन में चमक रहा होगा। एंड ये tRNA जो है ये भी आपको ग्रीन पोर्शन में चमक रहा होगा, ठीक है ना, ये आपको ग्रीन पोर्शन में चमक रहा होगा। लेकिन जब हमारा कट लगा तो कट हमारा सही से नहीं लगा, ठीक है ना, यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं लगा। इसमें कुछ पार्ट हमारा जो है एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है ना। तो अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आया है इसको भी हमें कट करना है, बट इसको कट कैसे करेंगे, जब कभी भी आप सैलून में जाते हो तो जब आप अपने बाल कटवाते हो तो आप वहाँ पर टर्म यूज करते हो ट्रिमिंग का, ठीक है ना, टर्म यूज करते हो ट्रिमिंग का। ट्रिमिंग मतलब वो आपके बाहर यानी कि ऊपर से ट्रिम कर देता है, ठीक है ना, ट्रिम कर देता है। यानी कि अब ये वाले पोर्शन हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिमिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रिमिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सेकंड स्टेप आपका क्या होता है, ट्रिमिंग का होता है। एंड ट्रिमिंग के लिए जो हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लिएज। उसको क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लिएज उसको बोला जाएगा, ठीक है ना, एक्सोन्यूक्लिएज उसको बोला जाएगा। फिर इसके बाद जैसे ही हमने एक्सोन्यूक्लिएज करा तो हमारे पास ये 60S आपके देखो यहाँ पर अब आपको क्लियर कट चमक रहा होगा कि 60S RNA, tRNA 23S एंड आपका sRNA आकर के तैयार हो जाता है, बन करके हमारे पास तैयार हो जाता है। अब ये तो बन गया हमारे पास, अब फर्दर हमें क्या करना होता है, चूँकि इनका काम है राइबोसोम्स के साथ मिलने का, इसलिए इनके ऊपर केमिकल मॉडिफिकेशन करवाए जाते हैं। यानी कि दोबारा से फिर आपका मिथाइलेशन होगा, दोबारा से इसको जो हमारे पास मैच्योर RNA आया है उसको सजाया जाएगा कि भाई तू सज जा, क्योंकि चूँकि तुझे और भी आगे जा कर के प्रोटीन के साथ मिलना है, प्रोटीन के साथ मिलेगा तभी तू अपना जो है राइबोसोम्स के साथ मिल सकता है। यानी कि केमिकल मॉडिफिकेशन कराए जाते हैं, ठीक है ना। ये केमिकल मॉडिफिकेशन में सुमोइलेशन भी आता है, आपका मिथाइलेशन भी आता है, आपका डाईहाइड्रोयूरेडिन भी आता है, सिडोयूरेडिन भी आता है। तो इतनी बात आपको समझनी है। इसके बाद जैसे ही आपका केमिकल मॉडिफिकेशन होगा तो प्रोकैरियोटिक्स ने अपना काम कर लिया पक्का, यानी कि यहाँ पर अब ये तैयार है, ये आपका जो है अब प्रोटीन के साथ मिलकर के राइबोसोम्स बना लेगा,
ठीक है ना, राइबोसोम्स बना लेगा। लेकिन यूकैरियोटिक्स क्या होता है, यूकैरियोटिक्स तो यूकैरियोटिक्स ठहरा, यूकैरियोटिक्स में स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग, जिसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। एंड ये जो स्प्लाइसिंग होती है, जो हमने पीछे स्प्लाइसिंग पढ़ी है, जैसे हमने ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन में पढ़ी थी, जैसे कि हमने ग्रुप सेकंड इंट्रॉन में पढ़ी थी, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होने वाला है, सेम स्प्लाइसिंग होती है, इतना सा भी फर्क नहीं होता। ग्रुप फर्स्ट आपको पता है एक एक्सटर्नल फैक्टर से होती है, एक्सटर्नल फैक्टर आपका जीटीपी हो सकता है, जीडीपी हो सकता है, इतनी बात याद रखनी है। एंड ग्रुप सेकंड में आपको एक ब्रांच पॉइंट एडेनिन याद आ रहा होगा, एक ब्रांच पॉइंट एडेनिन मिलता है जो कि ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करवाता है। अब जो ग्रुप फर्स्ट है आपको याद आ रहा होगा कि फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन कहाँ पर होगी, 3' OH, यानी कि इंट्रॉन का जो 3' OH होता है वो फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करता है, ठीक है ना। जबकि सेकंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कौन करेगा, सेकंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है आपकी जो आपका 3' OH एक्जोन का, याद रखो ये आपका इंट्रॉन का है, ये किसका है, ये आपका इंट्रॉन का है। एंड जो आपका 3' OH है ये अब आपका एक्जोन का है, जो कि आपकी सेकंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन परफॉर्म कराएगा। आई होप आपको ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पता हो। जबकि आप जब ग्रुप सेकंड में चलोगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है वो आपकी एडेनिन के थ्रू होने वाली है, वो आपकी एडेनिन के थ्रू होने वाली है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन यहाँ से होती है एंड सेकंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन करवाने के लिए 3' OH आता है एंड ये 3' OH ही सेकंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन परफॉर्म कराता है। अब यहाँ पर जो आपका इंट्रॉन बाहर जाता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रुप फर्स्ट में आपका लीनियर इंट्रॉन होता है, यानी कि यहाँ पर आपको एक लीनियर इंट्रॉन मिलेगा, जबकि यहाँ पर आपको एक लैरिएंट इंट्रॉन इस प्रकार से देखने को मिलता है, यानी कि लैरिएट इंट्रॉन आपको यहाँ पर मिलता है। तो ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड आप दोनों प्रकार से RNA की स्प्लाइसिंग करवा सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये सब अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में भी आया होगा कि किस प्रकार से RNA की हमने स्प्लाइसिंग करी है। अब आपका ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया गया था जो कि आपका यूकैरियोटिक्स के लिए है, जो कि आपका यूकैरियोटिक्स के लिए है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना है, जैसे कि आपका 45S जो होता है ये आपका प्रिकर्सर होता है, ये आपका क्या होता है, प्रिकर्सर होता है, ये फंक्शन करता है प्रिकर्सर के जैसा। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, बड़े ही डिटेल में समझो इसको कि स्टार्टिंग में आपका जो एक प्री RNA था ये आपका प्री RNA बन कर के आया, इसमें प्रेजेंट आपका 18S, इसमें प्रेजेंट आपका 5.8S, इसमें प्रेजेंट आपका 28S, इसमें प्रेजेंट आपका 28S। अब यहाँ पर आपको कुछ मिसिंग सा लग रहा होगा, वो मिसिंग क्या है, तो यहाँ पर आपको 5S एक मिसिंग सा लग रहा है जो कि आपका फर्दर ज्वाइनिंग करता है, जो कि आपका फर्दर ज्वाइनिंग करता है। तो ये कैसे ज्वाइनिंग करता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये RNA पॉलीमरेज थर्ड से आता है, बस आपको इतनी बात याद रखनी है। एंड ये आपके लार्ज सब यूनिट से आकर के ज्वाइन होता है, लार्ज सब यूनिट से आकर के ज्वाइन होता है। यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ पर भी आपको मिथाइलेशन करना पड़ेगा, स्यूडोयूरेडिन करना पड़ेगा एंड आपको अदर मॉडिफिकेशन भी यहाँ पर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपकी स्प्लाइसिंग होती है जिसमें आपके SNORNPH का यूज होता है, SNRNPH का यूज होता है। SNORNPH क्या होते हैं, SNRNPH क्या होते हैं गाइज बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है ना, बता चुका हूँ। तो दोबारा पूछोगे तो पूछ लेना कमेंट में, क्योंकि मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर अब क्या होगा, जैसे ही इसकी यहाँ तक हमने स्प्लाइसिंग कंप्लीट करवा दिया है, अब आपकी इसकी दो फ्रेगमेंट में, यानी कि एक आपका लार्ज एक आपका स्मॉल सब यूनिट में ये डिवाइड हो जाएगा।
जो आपकी स्मॉल सब यूनिट रहेगी वो आगे चल करके आपकी 18s, याद रख लेना यहाँ पर आपकी 18s का फॉर्मेशन करेगी, जबकि जो आपकी लार्ज सब यूनिट रहेगी वो 3 आपकी स्मॉल आरएनए फ्रेगमेंट को यानी कि प्रोटीन बनाएगी, सॉरी आरआरएनए बनाएगा। कौन कौन से 5.8s एंड आपका 20s एंड आपका 5s, ठीक है ना। इसका ये यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये डायग्राम मैंने लेनिंजर से उठाए हैं, ठीक है ना। तो आप इनको पढ़ लेना, अगर आपकी समझ में अभी भी कुछ नहीं आया तो मुझे बता देना। तो चलिए आइए, हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जो कि आपका रहने वाला है टीआरएनए पे। आई होप गाइज आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो एक लाइक कर दो, एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना, ठीक है ना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।